तो बच्चों हमने कल जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जो है वो फैराडे और जे थॉमसन ने मिलकर के कैसे किया था। लेकिन मैंने आपको डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया था, उसमें बहुत सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, कुछ हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इन रियल कैसे डिस्कवर हुआ था। लेकिन मैंने एक आपको बात बताई कि जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो तो किए गए थे माइकल फैराडे के द्वारा। असल में क्या था, नाम जो आता है वो किसका है, जे थॉमसन का। तो जे थॉमसन ने वो कौन सा एक्सपेरिमेंट किया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जे थॉमसन को जाता है। अब तक फैराडे और जे थॉमसन ने जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था वहां से हमें इलेक्ट्रॉन का तो पता चलता है, लेकिन कंप्लीट उस पे चार्ज और मास का नहीं पता चलता जो जे थॉमसन ने हमें बताया। तो अगला जो पॉइंट है वो है चार्ज टू मास रेशियो। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ज एंड मास रेशियो। और ये दिया गया था किसके, जे थॉमसन के द्वारा। अब ये चीज है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि चार्ज और मास की जो इलेक्ट्रॉन जो हमें पार्टिकल कैथोड रेज में मिले थे उनका कुछ तो क्या होगा, मास होगा, उन पर कुछ तो क्या होगा, चार्ज होगा। इन दोनों का क्या निकाला गया, रेशियो निकाला गया। तो अब ऐसे ही दिमाग में तो आई नहीं होगी बात कि चलो ठीक है चार्ज और मास का रेशियो निकाल लेते हैं। तो इन रियल क्या हुआ कि जे थॉमसन ने क्या, जो गैस हम कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में यूज करते थे उस गैस को उसने क्या किया, चेंज किया। अब पहले मान लो वहां पर हाइड्रोजन गैस थी, उसके बाद उसने ऑक्सीजन गैस को रखा, फिर कहीं पर हीलियम को, कहीं पर नाइट्रोजन को रखा था। डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज उसने क्या की, यूज की। और उसके बाद क्या किया, उसने यूज किया इलेक्ट्रोड्स को चेंज करना शुरू किया। अब इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल को चेंज करना क्या किया उसने, शुरू किया। और वो क्या देखता है कि जब मैं गैस को चेंज करूं और अगर मैं क्या करता हूं साथ में किसको चेंज करता हूं, इलेक्ट्रोड के मटेरियल को, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज और मास के रेशियो के ऊपर। अब उसको इंडिपेंडेंटली चार्ज नहीं पता था और मास नहीं पता था। तो अब ये पूरा फंडा कैसे निकला, आओ हम देखते हैं। अब उसने क्या देखा, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, जे थॉमसन ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया जो क्या था कि ये आपके पास क्या है, यहाँ पे एक एनोड है, यहाँ आपके पास क्या है, सॉरी ये आपके पास है एनोड और ये आपके पास क्या है, कैथोड है। एक तरफ आपके पास एनोड की और एक तरफ आपके पास कैथोड। ध्यान से देखना, ये कैथोड है और ये क्या था, एनोड था। इनको आपने कनेक्ट कर रखा है किससे, बैटरी से। तो ये माइनस टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, फिर क्या आएगा, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और हमने इनको आपस में कनेक्ट कर। क्लियर बात है। इस तरफ रखा गया किसको, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन को रख दिया और एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम जो है इसको किस में रखा, एक ट्यूब के अंदर उसने रखा। कुछ इस प्रकार से उसने ये सिस्टम बनाया। यानी यहाँ तो क्या था आपके पास, एक तरफ कैथोड और दूसरी तरफ क्या थे, एनोड थे। और कैथोड से हमें पता है कि क्या निकलती है, कैथोड रेज निकलती हैं जो किसकी तरफ जाती है, एनोड की तरफ जाती है। और इसने एनोड में यहाँ पे इस जगह पे खाली जगह, मतलब जो रेज निकलेंगी वो 100% कहाँ जाएंगी, बिल्कुल आगे की तरफ जाएंगी, कुछ यहाँ पर जाकर के टकराएंगी। वो नहीं पता, अभी मैं आपको नहीं बता रहा कि कहाँ टकराती है। एक ऐसा सिंपल उसने सिस्टम लिया कि एक तरफ हमारे पास कैथोड है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, एनोड है। और जब भी मैं क्या करता हूँ, एनोड को, बेटा इनको ना, मतलब जब आप क्या करते हो, जो कैथोड होती हैं और जो क्या होती हैं, किसमें किया था हमने, हाँ एनोड में हमने क्या किया था, जो स्पेस रख दिया था, तो उनको रफोकैथलिक क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। जैसे हम थोड़ी थोड़ी वो जगह देते थे ना इलेक्ट्रॉन्स, ताकि चार्ज कैथोड रीजन में से पास हो सके। तो रफोकैथलिक क्या थी आपके पास, वो थी इलेक्ट्रोड्स हुआ करते थे। तो ऐसा कुछ सिस्टम लिया और उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पर दोबारा से फिर से यहाँ एक प्लेट को रखा जो पॉजिटिव चार्ज की थी और यहाँ एक प्लेट को रखा जो कौन सी थी,
नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये तो क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो ना, मैंने कल बताया था कि वो एरिया जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और फिर इस तरफ, मतलब ये कुछ इस तरफ से समझो आप, ये मान लो आपके पास क्या है, पूरी पाइप है, तो यहाँ तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दिया और यहाँ उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को रख दिया। मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे। तो अगर वो यहाँ इलेक्ट्रिक प्लेट्स को रखता है तो इस जगह पे, इस प्लेस पे उसने क्या किया, एक नॉर्थ पोल को, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जो आपको दिखेगा यहाँ पर उसने साउथ पोल को रखा। तो ये तो दो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। अब उसने क्या ऑब्जर्वेशन दी, उसने ये देखा कि जब कैथोड रेज यहाँ से निकलती है और मैं सिर्फ क्या करता हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करता हूँ, अगर कैथोड रेज वहां से निकलती हैं और हम सिर्फ क्या करते हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं, ये पूरा का पूरा वही है डिस्चार्ज ट्यूब का सिस्टम। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ, पॉजिटिव जो पोल था, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, कैथोड रेज पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वो किस तरफ जाती है, पॉजिटिव की तरफ। और वो बी इस पॉइंट पर टकराने की बजाय जा करके कहां पे, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या करती हैं, लाइट को मतलब हिट करती है और लाइट आपको दिखाती है। अब आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को रखा, तो हमने 10th क्लास में ये भी पढ़ा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, नेगेटिव चार्ज या चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो उसके चारों ओर क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो वो भी मैग्नेट, और ये भी क्या थी, बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड था। अब क्या होता है, दो मैग्नेट है तो या तो रिपल्सन और क्या होगा, अट्रैक्शन। उसने जो सेटअप लिया जे थॉमसन, उसने क्या देखा कि जो कैथोड रेज यहाँ से निकली, अगर सिर्फ हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो वो जा करके कुछ इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, जिसको सी पॉइंट कहा गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस ली जाए, तो वो क्या करती है, बिल्कुल स्ट्रेट जा करके कौन से पॉइंट पे टकराती है, बी के ऊपर। तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट था, जो क्या था कि इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप ना तो क्या लेते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ना ही क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड लेते हो, तो ये जो कैथोड रेज हैं ये क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इज दैट क्लियर? तो ये तो मैंने कल वाला थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट बताया है, जो मैं बता रहा था कि कुछ आपको कल बताया जाएगा। अब मैंने एक फिफ्थ पॉइंट बताया था, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट प्रॉपर्टी बताई थी कि वो क्या करती है, मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। अब ना जैसे जैसे करके किसने, जे थॉमसन ने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा करके चार्ज, उस पार्टिकल पर जो चार्ज है और उस पार्टिकल का जो मास है, जिसको हम क्या कहते हैं, E बाय एम ई से डिनोट करते हैं। ये E क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल, एम ई क्या है, मास ऑफ क्या था आपके पास, पार्टिकल का। उसने ये ना क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, मतलब ये निकाल लिया जो आपके पास क्या था, टोटल वैल्यू जितनी थी, और ये आया बेटा आपके पास 1.758820 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। ध्यान दो इस बात में, क्या किया उसने, जे थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने उन एक्सपेरिमेंट से, पहली तो डिफ्लेक्शन वाली बात बताई थी कि किसी पर चार्ज, ये दोबारा देख लो आप, मैं इस पर थोड़ा सा ना एक 3 पॉइंट और बता देता हूँ, फिर वहां चलता हूँ। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें आपने क्या देखा कि अगर सर कैथोड रे पे चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो क्या होगी, अट्रैक्ट भी ज्यादा होगी पॉजिटिव से, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा, थोड़ा और ऊपर की तरफ क्या करेगी, टकराएगी जाकर। इसका मतलब इस रे में जो पार्टिकल पाया जाता है, उस पार्टिकल पर जो चार्ज होता है, इस रे का डिफ्लेक्शन उस चार्ज पर क्या करता है, डिपेंड करता है। दूसरा, एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है, दूसरा क्या हो सकता है, अब पार्टिकल जितना ज्यादा हल्का होगा, जितना मास उसका क्या होगा, कम होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी होगा। तो डिफ्लेक्शन जो है वो किन बातों पर, ये पूरा एक्सपेरिमेंट आप नोट कर लेना, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं कि डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन, किन किन बातों
बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि चार्ज ऑन पार्टिकल, चार्ज ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पर चार्ज क्या है, जितना ज्यादा क्या होगा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा डिफ्लेक्शन होगा, उतना ही ज्यादा वो अपने पाथ को छोड़ देगा, क्योंकि जितना चार्ज होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा या रिपल्सन ज्यादा होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल के मास पे कैसे डिपेंड करता है कि पार्टिकल जितना हल्का होगा डिफ्लेक्शन उतना ही आपको क्या मिलेगा ज्यादा। और यही कारण था कि उसने क्या देखा, चार्ज और मास को यूज किया, उन पर उसने रिसर्च करना क्या की शुरू की। और वो तो पूरा थ्योरी तो मैं आपको नहीं बता रहा कि कैसे उसने क्या किया इस वैल्यू को कैलकुलेट किया, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि पूरा ये एक्सपेरिमेंट था जिससे उसको चार्ज और मास का एक रिलेशन पता लगा, यार कुछ तो इनके बीच में जोड़ है। अब वो पता लगाने के लिए उसने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए और पता लगा लिया कि चार्ज और मास का रेशियो कितना आता है 1.75820 into 10 का पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। चार्ज को कूलाम में, मास को किसमें, किलोग्राम में हमने मेजर किया। अब ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लाइटर द पार्टिकल, पार्टिकल क्या होगा, जितना ज्यादा लाइटर होगा, लाइटर पार्टिकल, डिफ्लेक्शन क्या होगा ज्यादा, मोर डिफ्लेक्शन, अपने मेन पाथ को वो छोड़ देगा उतना ही ज्यादा दूर चला जाएगा। और चार्ज की अगर बात करें तो क्या होगा, मोर चार्ज, जितना ज्यादा क्या होगा चार्ज होगा, मोर डिफ्लेक्शन, उतना ही ज्यादा भी क्या होगा वहां पे डिफ्लेक्शन भी होगा। तो इनको याद रखना ये पॉइंट्स को कि ये बात आई कहां से, ये पूरा एक्सपेरिमेंट ये कंक्लूजन लेकर के आया और यहां से उसने ये वैल्यू जो है वो हमारे सामने रखी, जहां पर ई क्या है, चार्ज ऑन पार्टिकल, ये क्या है, चार्ज ऑन पार्टिकल, और हम क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं पार्टिकल को। और एम ई क्या है हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा बातें? तो क्या था चार्ज और मास रेशियो, जे थॉमसन ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के चलते उसने पार्टिकल के डिफ्लेक्शन को मेजर किया। तो दो बातों पर वो डिपेंड करता है, चार्ज पे और मास पे, इसीलिए उसने उन्हीं बातों पर फोकस किया और चार्ज और मास का हमारे सामने क्या रख दिया, एक रेशियो जो है वो रख दिया। वो रेशियो कितना आता है 1.75820 के इंटू 10 की पावर 11 के इक्वल आता है। अब यही एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.A. मिलिकन। R.A. मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, जो था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट शायद आपको आपकी बुक में मिल जाए, लेकिन मैं आपको ये कहूं कि इसको समझने के लिए आपको पहले 12th क्लास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना पड़ेगा, तो गलत नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सही से कर लोगे या इलेक्ट्रिकल चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे तो ही आपको क्या आएगा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ थोड़ा सा, उसने कैसे किया था वो नहीं बता रहा मैं, बस उसकी कंक्लूजन क्या निकला था उसकी बातों का वो मैं नोट कर रहा हूँ। तो देखिए आप आगे, तो सेकंड जो पॉइंट है वो है आपके पास, थर्ड पॉइंट सॉरी, वो है आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना पाया गया। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, R.A. मिलिकन ने किया था। और इस एक्सपेरिमेंट को नाम क्या दिया जाता है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का नाम। मतलब उसने क्या किया है, किसी तेल की, ऑयल की एक बूंद को लिया, फिर क्या किया, एक चेंबर बनाया बहुत बड़ा, माइक्रोस्कोप को फिट किया और देखा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो ऑयल में भी तो क्या होते हैं, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रखूं, तो वो प्लेट रख ली, तो ऊपर से जब वो क्या ऑयल के ड्रॉप को नीचे की तरफ गिराया गया तो उसकी स्पीड को, वेलोसिटी को, हर एक पॉइंट को क्या किया, माइक्रोस्कोप से देखा और वहीं से उसने क्या किया, एक कंक्लूजन निकाल करके हमारे सामने रखा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पर जो क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो चार्ज कितना है आपके पास 1.6022 into 10 का पावर माइनस का 19 कूलम के इक्वल।
इन रियल ये तो अब यूज किया जाता है, तब जो था वो अप्रोक्सीमेटली उसने निकाला था 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 कूलम। ये किसने? मिल्टन ने ऑयलड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला था। और ये वो वैल्यू है जो हम क्या करते हैं, मॉडर्न वैल्यू है जो हम आज यूज करते हैं। समटाइम्स हम क्या करते हैं 1.6023, 1.602 और 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये क्या था आपके पास? चार्ज था। अब जे थॉमसन ने भी एक बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। लेकिन बेटा ये नेगेटिव नहीं, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, उस वैल्यू का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, इसलिए हम इसको किस में लेते हैं, प्लस। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इज दैट क्लियर? तो क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने, आर.ए. मिल्टन ने हमारे सामने रखा। और ऑयलड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतना आता है। फिर कुछ और मॉडिफिकेशन हुए और आज हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्ज की वैल्यू को कंसीडर करके चलते हैं। आई होप ये क्लियर हो। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो निकाल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना क्या होता है, मास होता है। तो अगला पॉइंट है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना। अब देखो जरा, जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, E/mE का वैल्यू। आर.ए. मिल्टन ने किसका वैल्यू दे दिया हमें, E का वैल्यू। क्यों? E क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था। तो अगर आप क्या चाहते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहते हो, तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन अपॉन मास के रेशियो से अगर डिवाइड कर दो, E से E कैंसिल, mE कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर थ्योरेटिकल पोर्शन मान रहे हैं वैसे ही। लेकिन अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहते हो तो आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उसके इलेक्ट्रॉन और मास के चार्ज के रेशियो से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अब ऐसा जब करोगे तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। E का वैल्यू तो आप जानते हो कितना है, 1.6022 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 कूलम अपॉन E/mE का वैल्यू कितना था आपके पास, 1.758820 इंटू 10 का पावर कितना था, 11। और ये क्या था, गुलाम में, और ये क्या था, गुलाम पर केजी के अंदर। मतलब जो मास आएगा वो किसमें आएगा, किलोग्राम में। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो बेटा वैल्यू मिलती है हमें 9.31 इंटू 10 का पावर 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस का 31 किलोग्राम। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिलती है आपको, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस का 31 किलोग्राम। एग्जैक्ट जो वैल्यू आती है वो है हमारे पास 9.1034 इंटू 10 का पावर माइनस का 31 किलोग्राम। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो मास है वो कितना है, एक्सपेरिमेंटली मतलब जब भी हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो कितना यूज करेंगे, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस का 31 किलोग्राम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो किसके बारे में था, इलेक्ट्रॉन के बारे में। मैं आपको पूरा करवा चुका हूँ, हमने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम एक छोटा सा पॉइंट आपको और लिखवा देता हूँ, इसी चार्ज और मास के रेशियो। अब जे थॉमसन ने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट लिया। वो 6th पॉइंट जो बता रहा था वो तो पढ़ा है ना अभी तक, उसी के उसने ना गैस को बदल लिया। अब गैस को बदलेगा तो क्या होना चाहिए था, उसके हिसाब से E/mE का वैल्यू क्या होना चाहिए था, चेंज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने इलेक्ट्रोड्स को बदल के देख लिया तो भी इस वैल्यू पर क्या आया, कोई चेंज नहीं आया। तो उसने क्या बोला कि सर फिर तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जो हर एक एटम में है, क्योंकि मैंने पहली गैस ली तो भी चार्ज और मास का रेशियो सेम, गैस को बदल देता हूं तो उसका भी वैल्यू सेम आता है। इसका मतलब जो पार्टिकल पहली गैस में है वही पार्टिकल दूसरी गैस में भी है। तो वो पार्टिकल क्या था, इलेक्ट्रॉन था। तो उसके बाद क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन वो चीज है जो आपको हर एक एटम में मिलेगा, ठीक है ना, वो सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो पहले एटम को फंडामेंटल कहा जाता था कि सभी चीजें एटम से मिलकर के बनी। हाँ ठीक है, कंसिस्टेंस उसका जो प्रॉपर्टी है वो है एटम के कारण,
लेकिन वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो सभी में पाए जाए वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अब से फंडामेंटल पार्टिकल क्या बन चुका है, इलेक्ट्रॉन बन चुका है। तो आई होप इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अभी हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो था डिस्कवरी ऑफ किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। तो देखिए तो जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारे पास, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या फिर कैनल रेज। जैसे वहां पर क्या बोला गया था, कैथोड रेज, इनको क्या कहा जाता है, कैनल रेज कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि उस टाइम में तो क्या हो रहे थे, लगभग सभी डिस्चार्ज ट्यूब का यूज कर रहे थे। तो यहाँ भी क्या किया गया, डिस्चार्ज ट्यूब को ही यूज किया गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, आप काफी बुक के अंदर जब आप क्या करोगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ोगे, तो आपको वहां पर नाम किसका मिलेगा, जे थॉमसन का। लेकिन वो सही नहीं है। इन काफी जितने भी क्या है बड़े एग्जाम है, उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको दिया गया है, ई गोल्डस्टीन को। ई गोल्डस्टीन। तो ई गोल्डस्टीन क्या थे, डिस्कवरर ऑफ किसके, प्रोटॉन के। उन्होंने क्या की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। अब एक्सपेरिमेंट तो वही है सेम जो डिस्चार्ज ट्यूब का, लेकिन उसमें क्या किया, जैसे मैंने बताया था, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड किसको कहा गया था, उसमें खाली जगह छोड़ी गई थी एनोड में। तो कुछ ना चेंजेस किए गए, और वो चेंजेस क्या है वो देखो आप। यहाँ हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास एक दूसरी इलेक्ट्रोड होगी। इस बार इसे बनाया गया एनोड। ये वो चीज बदलाव थे जो किसके लिए, क्या पॉजिटिव पार्टिकल की रिसर्च के लिए हो रहे थे, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल तो हमें पता चल चुका है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव पार्टिकल के बारे में। तो सोचा गया कि अगर नेगेटिव पार्टिकल क्या है कि कैथोड से निकलते हैं, तो क्यों ना हम सिस्टम को रिवर्स कर लें। तो एक तरफ इलेक्ट्रोड कौन सी, एनोड की ली गई, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोड किसकी बनाई गई, कैथोड की बनाई गई। और इस कैथोड में क्या कर दिए गए, जगह पे स्पेस बना दिए गए। अब इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड कहा जाता है। परफोरेटेड खाली जगह है बीच। उस टाइम क्या था, एनोड की साइड में हमने क्या किया था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन को लगाया था। लेकिन ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, कैथोड की साइड में फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज किया। ये था डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास, और इस साइड में किसका यूज किया गया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का या जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का यूज किया गया। क्लियर बात है। और वही पूरा फंडा, इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, और हम उसको क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ऊपर से क्या किया गया, प्रेशर को रखा गया, अंदर किसको भरा गया, गैस को भरा गया। अब ना एक और चीज, उस टाइम क्या था, जो एक्सपेरिमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए, तब गैस का प्रेशर बहुत कम था, 10 का पावर -3 मिलीमीटर मर्क्यूरी, मैंने आपको बताया था। लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ा दिया गया, तो गैस को कितने पे, 10 का पावर -1 मिलीमीटर मर्क्यूरी पे रखा गया। तब प्रेशर कितना था, 10 का पावर -3, मतलब 0.001, और अब कितना है, 0.1 जो है आपके पास क्या रखा गया है, प्रेशर को रखा गया। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए। अब क्या बना कि जैसे ही पूरा सिस्टम ऑन होगा, कुछ रेज, अच्छा मजे की बात देखो, तब आप उन कैथोड रेज को देख नहीं पाते थे, लेकिन अब क्या बनी, कुछ रेज बनी, और वो रेज क्या थी, विजिबल थी बेटा, मतलब आप उनको देख सकते थे। वो रेज किस प्रकार की थी, विजिबल रेज बनी। और वो जब इसमें से क्या हुई, पास हुई और आगे जाकर के यहाँ पे टकराई, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज का खुलासा हो गया, जैसे किसकी, इलेक्ट्रोड के बारे में हुआ। ये इलेक्ट्रोड्स जो है, जो कहाँ, सॉरी, ये जो रेज है, ये कहाँ से निकली है, एनोड से। और किसकी तरह जा रही है, गैस तो है ना, गैस के
अब प्रेशर क्या है, कम है। पहले प्रेशर क्या, सॉरी प्रेशर क्या है, ज्यादा प्रेशर है तो ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स आपको बाहर में मिलेंगे। वो गैस के अंदर से होते हुए रेज एक नहर की तरह आगे जा रही थी, इसीलिए इनको क्या कहा गया, कैनाल रेज का नाम दिया गया। और ये कैनाल रेज कौन से, एनोड से निकल के किसकी तरफ जा रही थी, कैथोड की तरफ। इसलिए क्या बोला गया, अगला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि रेज क्या थी, विजिबल थी। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये जो गैसेज हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इन पर चार्ज किस प्रकार का है, पॉजिटिव चार्ज है। इज दैट क्लियर? अब ये पूरा फंडा अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है। तो अब आगे क्या है वो देखते हैं। तो चलिए आगे देखिए क्या है कि ये क्या थी, पॉजिटिव चार्ज थी। तो ये तो मैं बता चुका हूं। इसके बाद कैथोड रेज में और क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए। सबसे पहला तो उसने प्रेशर को क्या किया, चेंज किया। अब ना उसने गैस को रख के देखा कि यार अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज और मास रेशियो निकाल सकता हूं तो क्या मैं प्रोटॉन के लिए भी चार्ज और मास रेशियो निकाल सकता हूं। लेकिन उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज और मास का रेशियो कभी बदलता नहीं है, लेकिन प्रोटॉन के लिए चार्ज और मास, मतलब कैनाल रेज के लिए अगर आप क्या करते हो, E बाय मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो अगर आप क्या करते हो, निकालते हो, चार्ज अपॉन मास का रेशियो अगर निकालते हो तो क्या मिलता है आपको, डिपेंड अपॉन गैस, डिपेंड्स अपॉन गैस। मतलब वो किस पे डिपेंड करता है, गैस पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात है। आल्सो इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑन, किस पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑन पार्टिकल्स, कि किसी पार्टिकल पर कितना चार्ज है इस बात पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कैथोड रेज थे क्या थे, अलग थे इनके बारे में। तो देखो फिर से बता देता हूँ इसके बारे में। एनोड से कुछ रेज निकली बेटा, किसकी तरफ गई, कैथोड की तरफ। क्या सी पॉजिटिव चार्ज की थी, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही थी तो बोला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। दिख रही थी तो बोल दिया विजिबल है। चार्ज और मास का अगर आप रेशियो निकालते हो तो उसमें वो डिपेंड नहीं करता था, लेकिन इसमें चार्ज और मास का रेशियो किस पे डिपेंड करता है, गैस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर गैस का क्या रोल है वो आप ध्यान से समझो जरा। ये है पूरा इलेक्ट्रोड का फंडा। यहाँ आपके पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स। प्रेशर ज्यादा है तो गैस भी क्या है, ज्यादा है। तो अब क्या होगा, कैथोड की तरफ से तो पता नहीं कि सर कुछ निकला कि नहीं निकला, लेकिन सॉरी एनोड की तरफ से, एनोड की तरफ से तो पता नहीं, लेकिन ये क्या था आपके पास, कैथोड था। ये बात बेटा कोई नहीं बताएगा, ध्यान देना इस पे। क्या हो रहा है कि कैथोड नेगेटिव है तो कैथोड में से तो क्या निकलेंगी, कैथोड रेज निकलेंगी। एनोड में से कौन सी, पता नहीं कौन सी, लेकिन कैथोड तो पढ़ चुके हैं। इसका मतलब यहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब तो जानकारी है हमें बेटा, वो आकर के इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे, किसी गैस। क्लियर बात है। और जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन तो है, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज क्या करती है, आयोनाइज करती है। मैं बता चुका हूं आपको, गैस को क्या कर देती है, आयोनाइज, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सीधी सी बात है, प्लस और माइनस का क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो अब हुआ कुछ यूं कि जो एनोड है वो तो ये रहा आपके पास, ये आपके पास क्या है, कैथोड है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। और ये जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे तो इसको क्या कर देंगे, आयोनाइज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव। इज दैट क्लियर। और जब ये टकराते हैं तो इनमें से क्या निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, तभी तो इनमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो गैस में क्या हुआ, आयोनाइजेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ आए, एनोड की तरफ। तो यहाँ क्या बन गई, कैथोड रेज। लेकिन गौर करो, गैस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब ये जो गैस के आयन है, यही क्या है, वो पार्टिकल हैं जो किसकी तरफ जाते हैं, इस कैथोड की तरफ जाते हैं। तो मतलब उसमें वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, लेकिन यहां पर वो चार्ज पार्टिकल क्या होता है, चार्ज ऑन पार्टिकल इज सेम, इज
गैसियस आयन, ये लिख दिया मैंने, ये पूरा एक ही बना दिया। चार्ज ऑन पार्टिकल इज क्या था, गैसियस आयन, कि ये जो चार्ज है ना पार्टिकल का, ये उतना ही चार्ज है जितना किसी गैस के ऊपर चार्ज होता है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस पे चार्ज कितना होता है, प्लस का 1, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन मान लो वहां पर हाइड्रोजन नहीं, आपके पास कोई और गैस है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, तो वो तो डिपेंड करेगा कि उस पर चार्ज कितना है, कितना आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके द्वारा दिए जाएंगे। तो मतलब कि चार्ज और मास का जो रेशियो है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, गैस पे डिपेंड करता है। क्यों करता है, क्योंकि अगर आप गैस को ही बदल दोगे तो क्या हो जाएगा, उस हर गैस के ऊपर चार्ज बदल जाएगा, और अगर चार्ज बदल जाएगा तो 100% चार्ज अपॉन मास की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, बदल जाएगी। तो ये वैल्यू आपको हर एक पॉइंट में क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगा। क्लियर है बात ये। अब ना फिर दोबारा से 5-6 साल लगे, सोचा कि यार प्रोटॉन किसको कहें। याद रखना पार्टिकल्स कौन से, जो इस रे में होते हैं, एनोड से निकलने वाले पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन नहीं होते। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन तो हर फिर अलग अलग हो गया ना, ये इस गैस में यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई और गैस आएगी तो 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, 3 पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम उसको तो क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन नहीं कह सकते। हर बार क्या होगा, बदलता रहेगा पूरा सिस्टम। तो प्रोटॉन किसको कहा गया, इस पर फिर से सोचने लगे और क्या बोले कि हमारे पास ना चार्ज है और अपोन में क्या है, मास है, और चार्ज और मास का अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं, अगर इसकी वैल्यू मैं क्या चाहता हूं, सबसे ज्यादा चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मास को क्या करना पड़ेगा, लाइटर पार्टिकल, बिल्कुल ही आपको क्या करना पड़ेगा, हल्का या लाइटर गैस को यूज करना पड़ेगा। वो देख लो आप, दोबारा देखो, अगर मुझे ये वैल्यू सबसे बड़ी चाहिए, काफी बड़ी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको बढ़ा तो वैल्यू तभी मिलेगा जब नीचे के भाग क्या होगा, छोटा होगा। छोटा मतलब गैस का मास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और सबसे हल्की गैस हमारे पास कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस को अगर हम यूज करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं, तो तब क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उधर, हाइड्रोजन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, हाइड्रोजन उधर, तो अब जो रेस बनेगी सबसे छोटा, क्योंकि इससे छोटा चार्ज पार्टिकल तो हो ही नहीं सकता, इससे छोटा पॉजिटिव चार्ज तो किसी गैस पे आ ही नहीं सकता। कम से कम कितना, एक तो आएगा, और एक किस पे मिलता है, सबसे छोटे और हल्के पे। हल्की कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के केस में पार्टिकल्स आर, या फिर गैसियस आयन आर प्रोटॉन्स, गैसियस आयंस आर प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन किसको कहा गया बेटा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, सबसे छोटा पार्टिकल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, सबसे लाइटर पार्टिकल जिस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या होता है आपके पास, हाइड्रोजन होता है। इज दैट क्लियर। फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए और हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज के मास को कैलकुलेट कर दिया गया। मतलब अब हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया है। आप चाहो तो इसको दोबारा से देख भी सकते हो कि जे थॉमसन ने और उसके बाद ई गोल्डस्टीन ने, जिसका श्रेय उन्हीं को जाता है, उन्होंने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। परफोरेटेड इलेक्ट्रोड, पहले कौन हुआ करती थी, कैथोड, लेकिन इस पहले एनोड हुआ करती थी, लेकिन इस बार कैथोड बना दिया, कुछ रेज निकली, प्रेशर को कम कर दिया, बीच में गैस आ गई, इस गैस का कोई ना कोई तो काम था। तो अब मास निकाला गया और चार्ज को मेजर किया गया। एक बात बोली गई कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इसका ऑपोजिट किस पे होता है, प्रोटॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, माइनस का 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। वहीं से प्रोटॉन पे चार्ज बताया गया प्लस का 1.602, उसमें क्या था, माइनस का, और इसमें क्या है, प्लस में। बाकी मैग्नीट्यूड क्या है, वैल्यूज का सेम है। और प्रोटॉन के जब मास की बारी आई तो बताया कि मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.67262 इंटू 10 का पावर 27 किलोग्राम, माइनस 27 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास कितना है, 1.67262
9.67262 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम। तो प्रोटॉन का भी मास है, इलेक्ट्रॉन का भी हमारे पास क्या है? मास है। तो इन्होंने बोला कि प्रोटॉन जो है ना बेटा वो 1837 टाइम क्या होता है? हेवी होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। हैवियर देन इलेक्ट्रॉन की 1837 टाइम्स, 1837 टाइम क्या होता है? ज्यादा भारी होता है प्रोटॉन। किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो ये तो था सारा का सारा फंडा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टाइम के हिसाब से बातें पढ़ाऊंगा। तो अब तक हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को पढ़ चुके हैं। अब हम न्यूट्रॉन के बारे में एक बात नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जे चैडविक ने काफी आगे जाकर के की थी। तो अब जब आएगा तो इसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लेकर के, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लेकर के, क्योंकि प्रोटॉन पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पता चल गया, मॉडल्स बने, एटम्स के मॉडल बनने शुरू हो गए। बाद में कमी महसूस हुई प्रोटॉन की, तब हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक तो आज हम इस क्लास में इतना ही करते हैं। मैंने आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बता दिया है। आप सभी को जो है इसके नोट्स जो है वो तैयार करने हैं। कंप्लीट और नोट्स बढ़िया से लिख लेना, ताकि आपको हर एक चीज आपकी लिखी हुई समझ में आए। इज दैट क्लियर? अगर ठीक है तो थैंक यू। आज बस इतना ही करते हैं, बाकी कल स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में।